नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एक देश एक चुनाव लागू करने की कवायद। देहरादून में संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। जेपीसी के सदस्य रहे मौजूद। रुड़की में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद निकाली तिरंगा यात्रा। मेयर अनीता अग्रवाल भी हुई शामिल। स्थानीय लोग और कार्यकर्ताओं की उमड़ी भीड़। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल में विजेता खिलाड़ियों को जल्द मिलेंगी धनराशि। इसके लिए सरकार ने 15 करोड़ की राशि की स्वीकृत। 31 मई तक मांगे गए आवेदन। खनन को लेकर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। सचिव से 6 सप्ताह में मांगा जवाब। कहा, गांव-गांव के बजाय आबादी से दूर अलग से हो जोन स्थापित। और उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। ओले भी गिर सकते हैं। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। भाजपा के पूर्व विधायक महेश नेगी पर 2020 में लगे दुष्कर्म के आरोप में कोर्ट ने पूर्व विधायक को क्लीन चिट दे दी है। देहरादून में वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी और पूर्व विधायक महेश नेगी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान लंबे समय से न्याय की तलाश कर रहे पूर्व विधायक को न्याय मिलने पर उन्होंने कोर्ट का धन्यवाद दिया है। अधिवक्ता चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि 22 मई को क्लीन चिट मिल चुकी है। वहीं पूर्व विधायक के द्वारा आरोप लगाने वाली महिला पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया, जो अभी कोर्ट में चल रहा है। साथ ही पूर्व विधायक की पत्नी ने भी आरोप लगाने वाली महिला पर ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज करवाया है, वो भी अभी कोर्ट में जारी है। देखिए, जो विधायक जी पर उस महिला ने, प्रीति बिष्ट नाम की महिला ने 376 और 506 का आरोप लगाया था, उस पर कल माननीय न्यायालय ने पूरी पुलिस की जो अंतिम रिपोर्ट उस एफआईआर पे आई थी, माननीय न्यायालय के समक्ष जो 156(3) की प्रक्रिया करी गई थी, माननीय न्यायालय ने ये इस निर्णय पे पहुंचे कि जो पुलिस ने इनके खिलाफ अंतिम रिपोर्ट भेजी थी, वो बिल्कुल सही है। और उन तथ्यों को, उन एविडेंस के आधार पर माननीय न्यायालय ने वो अंतिम रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार करते हुए उसने जो विरोध याचिका दाखिल की थी, प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी, उसको खारिज कर दिया और इनके खिलाफ मामला, इनको क्लीन चिट दे दिया। राजनीतिक में, समाज सेवा में उससे बाहर रखने के लिए, क्षेत्र के विकास को किस तरह से अवरुद्ध करने के लिए जो एक षड्यंत्र बहुत बड़ा रचा गया था, आज मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा था और मैं न्यायालय के शरण में गया। आज न्यायालय ने जो अपना फैसला दिया है, न्यायालय के फैसले से साफ हो गया है, दूध का दूध, पानी का पानी हो चुका है। सरकार के द्वारा जनता को सरकारी राशन की दुकानों से अब नमक का वितरण भी किया जा रहा, लेकिन रामनगर के कई इलाकों में जिन उपभोक्ताओं ने ये नमक खरीदा, उससे इसकी गुणवत्ता पर कई सवाल खड़े हो गए। कई लोगों ने बताया कि नमक में जहां एक ओर गंदगी है, तो वहीं नमक के पैकेट के अंदर पत्थर निकल रहे, जिससे कई घरों के खाने में बेस्वाद नमक का की वजह से गुस्सा नजर आया। तो वहीं जनता के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का दावा भी सरकार की पोल खोलना साबित हुआ है। देखिए, ये केंद्र सरकार की नीति है और केंद्र की एक साफ मंशा है कि गरीबों तक जो अनाज वितरण चल रहा है वो गरीबों तक पहुंचे। लेकिन इसमें बहुत बड़ी खामियां भी देखने को मिलती हैं कि जो आम दुकानदार है, दुकानदारों के पास तक जो राशन है वो पूरा मात्रा में नहीं पहुंच पाता है और गोदामों में धर्म कांटे नहीं लगे हुए हैं और बहुत पुराना लंबित भुगतान जो दुकानदारों का है वो आज भी वैसे ही पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है सरकार द्वारा दुकानदारों पर चलाई जाती है। लेकिन जहाँ तक ई पॉस मशीनों का सवाल है, अभी सितंबर माह तक इसे लंबित किया गया है।
और हम सभी दुकानदारों का एक यही मत है कि हमारा जो लंबित भुगतान है वो अतिशीघ्र किया जाए और जो राशन हमें यहाँ से मिलता है वो धर्म कांटा, हर गोदाम पर धर्म कांटे लगाए जाए और यहाँ से हमें तोल कर राशन दिया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि वर्तमान में जो है ई-पॉस मशीन के माध्यम से उपभोक्ताओं को जो है खाद्यान्न का वितरण किया जाना है। इसमें मशीनें नई आई हैं जिसमें वेइंग मशीन भी लगी हुई है, तो खाद्यान्न ऑटोमेटिक तोल के बाहर को निकलेगा। इसमें जहाँ तक आपका पेमेंट का मामला है, तो पेमेंट का मामला ये पूरा जनपद नैनीताल का नहीं, पूरा उत्तराखंड का है। इसमें हमारी ओर से भी और शासन के स्तर से भी भारत सरकार को जो है डिमांड भेजी गई है। संभवतः 10 से 15 दिन के आने की संभावना व्यक्त की गई है। सर, एक राशन डिलीवरी की एक समस्या और है कि जो उनको राशन मिलता है गोदाम से, वहाँ धर्म कांटा नहीं है, एक कट्टे में 10-10 किलो राशन कम निकलता है। धर्म कांटा लगाने के संबंध में प्रोसेस आरएफसी साहब के स्तर से की जा रही है। 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड के विजेता और इंटरनेशनल स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को जल्द धनराशि मिलने जा रही है। इसके लिए शासन ने 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर दी है। खेल विभाग के निदेशक प्रशांत आर्य ने बताया कि विजेता खिलाड़ियों के द्वारा 31 मई तक आवेदन मांगे गए, जबकि अभी तक काफी संख्या में आवेदन आ चुके हैं। इसके बाद स्क्रूटनी टीम आवेदनों की जांच पड़ताल करने वाली है। वहीं जून में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें पदक विजेताओं को ये धनराशि दी जाएगी। बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान हासिल किया था और इस दौरान 240 खिलाड़ियों ने अलग अलग प्रतियोगिताओं में राज्य के लिए मेडल भी जीते थे। कैश अवार्ड के लिए हमारे जो खिलाड़ी थे राष्ट्रीय खेल और अन्य जो भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप और नेशनल चैम्पियनशिप है या अन्य उसके समकक्ष जो इवेंट्स थी, उसमें जो हमारे पदक विजेता हैं उनके लिए शासन से पैसा रिलीज़ हुआ है और हमने 31 तारीख तक आवेदन का समय सभी खिलाड़ियों को दिया था, क्योंकि आवेदन करना होता है, उस आवेदन में उनको अपनी उपलब्धि देनी होती है, एसोसिएशन के रिकमेंडेशन भी उसमें होती है। साथ ही जो कोचेस जिनके अंडर में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी और वो इस मुकाम तक पहुँचे जहाँ वो मेडल ले पाए, तो कोचेस के बारे में भी उनको अपना डेटा देना होता है। तो 31 तक का ये हमारा प्रोसेस है जो अभी चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंगलौर कस्बे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा का नेतृत्व भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभित गुप्ता ने किया है। कार्यक्रम में रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। वहीं इस मौके पर भाजपा नेताओं ने कहा कि परमाणु शक्ति संपन्न देश पर ये अभूतपूर्व कार्रवाई थी। उन्होंने बताया कि भारत ने पहली बार सिंधु जल समझौता तोड़ा। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को नष्ट किया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के चीन और तुर्की से मिले हथियारों को निष्प्रभावी कर दिया था। आज यहाँ पे शोभे रथ यात्रा निकल रही है। सैनिकों के लिए बहुत बहुत आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनको प्रणाम करती हूँ और सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जाके और इतना बड़ा किया है, तो मैं बहुत बहुत सबको धन्यवाद करती हूँ। मंगलौर विधानसभा में तिरंगा यात्रा आज रुड़की मेयर आदरणीय श्रीमती अनीता अग्रवाल जी के नेतृत्व में अभी यहाँ से निकलेगी और ये है कि मंगलौर विधानसभा में इसका मैसेज ये जाएगा कि हमारी जो सेना ने कुशल नेतृत्व के अंदर जिस तरह पाकिस्तान को मुंह की चटाई है, उसके उल्लास के रूप में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के प्रयासों से 25 साल के बाद लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक के गल्ला गांव का पऊ तोक और सुई गांव का शिमला तोक बाराकोट मुख्य मार्ग से सड़क सुविधा से जुड़ गया है। इस सड़क मार्ग के बनने से गांव के 40 परिवार सड़क से जुड़ गए हैं, जिस कारण गांव में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके गांव में सड़क आएगी। ग्रामीणों ने गांव
तक सड़क पहुंचाने के लिए लोहाघाट के विधायक अधिकारी को धन्यवाद देते हुए उनका आभार जताया है। खुशहाल सिंह अधिकारी जी का धन्यवाद करता हूं, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ रोड आएगी। बड़ी बड़ी सरकारें आई, बड़े बड़े विधायक आए, लेकिन हमारा सपना साकार विधायक जी के इनके उससे हुआ। हम आगे भी इनको मतलब पूरा सपोर्ट करेंगे। देहरादून में विभिन्न प्रमुख स्थलों के सौंदर्यीकरण निर्माण कार्य गतिमान है, जिसके अंतर्गत दून नगरी की धड़कन घंटाघर अब दिव्य और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे निर्माण कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। शहर के घंटाघर चौक को आधुनिक और यातायात के लिए सुगम बनाया जा रहा। जिलाधिकारी ने देहरादून में सुगम सुविधा और यातायात के लिए निरंतर प्रयास और मंथन से शहर के चौक चौराहों का पारंपरिक तौर के साथ ही पौराणिक शैली सौंदर्यीकरण के विकसित किए जाने की कार्य योजना को धरातल पर लाने का काम किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप शहर के घंटाघर सहित अन्य चौक चौराहों को सौंदर्यीकृत बनाने का काम गतिमान है। घंटाघर हमारी राजधानी का आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है और इसकी अपनी कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेटेड होने के कारण ये डिसाइड किया गया था कि इसको और भव्य स्वरूप दिया जाए और ये लोगों को और एक्सेसिबल हो। जो इसका अभी प्रीवियस डिज़ाइन था उसमें इसका व्यू कहीं ना कहीं पर ब्लॉक हो रहा था और अंदर भी इसकी मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक तो इसको स्ट्रक्चरल रीडू किया गया, रीडिज़ाइन किया गया है और साथ ही जो हमारी पहाड़ी शैली में हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस पर वर्क किया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हाईकोर्ट ने सचिव खनन से कहा कि गांव-गांव में स्टोन क्रेशर खोलने के बजाय इनके लिए आबादी से दूर एक अलग जोन स्थापित किया जाए। हाईकोर्ट ने सचिव को 6 सप्ताह के भीतर स्टोन क्रेशर जोन के लिए स्थान चिन्हित करके शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में उसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अग्रिम आदेशों तक कोई भी नया स्टोन क्रेशर स्थापित न हो। वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने ये आदेश याचिका पर सुनवाई के बाद दिए हैं। देहरादून के फतेह टांडा गांव के निवासी महेंद्र सिंह और अन्य ग्रामीणों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उनकी खेती की भूमि के पास बालाजी स्टोन क्रेशर लगे हुए हैं, जिससे उनकी खेती की उपज प्रभावित हो रही है। देहरादून शहर को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए कुछ वक्त पहले डस्टबिन फ्री दून शुरुआत की गई थी, जिसमें शहर के भीतर मौजूद सभी कूड़ेदानों को हटा दिया गया था और आम जनमानस से ये अपील की गई थी कि कूड़ा उठाने की गाड़ियों में ही वो अपने घरों का कूड़ा डालें, ताकि शहर के विभिन्न हिस्सों में कूड़े की वजह से बीमारियां न फैलें। हालांकि नगर निगम की ये पहल अब तक धरातल पर सफल साबित नहीं हो पाई है। कई स्थानों से अभी भी ये शिकायत मिल रही कि आम जनमानस के द्वारा खुले में कूड़ा फेंका जा रहा। खैर, निगम के द्वारा ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण करके ट्रॉलियों के माध्यम से तो कूड़ा उठाने का काम किया जा रहा, लेकिन ये अपील भी जनमानस से लगातार की जा रही कि वो कूड़े की ओपन डंपिंग ना करे।
अब नगर निगम की ये पहल कब तक धरातल पर कारगर साबित होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार अपील भी की जाती है जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं क्षेत्र में और जितने भी हमारे चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं उनको भी सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की ओपन डंपिंग को अलाउ ना करें। वहाँ पर ट्रॉलीज भी हमने डिप्यूट की हैं। काफ़ी सारे हमारे मेजर जो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स थे जहाँ पर कि बल्क में वेस्ट सार्वजनिक स्थल पर गिराने की शिकायत मिल रही थी, उनको भी हमने आइडेंटिफाई करके वहाँ पर ट्रॉलीज भी डिप्यूट की गई हैं। 47 ट्रॉलीज डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स को कि ताकि वो अपने क्षेत्रों में इन सभी गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स को किल कर सकें। लेकिन इसके साथ ही क्षेत्र के सभी निवासियों से भी अपील है कि कहीं भी खुले में कूड़ा ना डंप करें। कंसर्निंग ट्रॉलीज में और जो कंसर्निंग क्षेत्रीय सुपरवाइजर्स हैं उनसे समन्वय बनाते हुए इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वन विभाग ने जंगलों में वनाग्नि रोकने के साथ साथ जंगली जानवरों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था शुरू कर दी है। बढ़ती गर्मी और तापमान के मद्देनजर हरिद्वार के घने जंगलों में जल संकट से जूझ रहे वन्य जीवों को राहत देने के लिए व्यापक अभियान चलाए जा रहे। हरिद्वार वन विभाग की ओर से श्यामपुर, रसियाबड़, लालडांग, पथरी और रानीपुर रेंज जैसे हाथी प्रभावित क्षेत्रों में नलकूप यानी कि ट्यूबवेल लगाए जा रहे ताकि गर्मी के मौसम में हर वक्त पानी की उपलब्धता बनी रहे। देखिए, जैसा कि अब गर्मियों का सीजन बढ़ रहा है तो हमारे द्वारा समस्त वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उनके रेंज में जितने भी तालाब और वाटर होल्स हैं उसमें नियमित रूप से पानी की व्यवस्था की जाए। इसी क्रम में पिछले वर्ष हमारे द्वारा लगभग 5 बड़े तालाबों में जो है बोरिंग भी कराई गई है और जिसमें बोरिंग के माध्यम से हाथियों के लिए जो है वाटर होल्स को भरा जा रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले में भारी बारिश हो सकती है। इन जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।